नमस्कार। मैं डॉक्टर सचिन खत्री, असिस्टेंट प्रोफेसर कॉमर्स सब्जेक्ट से गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज दतिया में पदस्थ हूँ। मैं आज आपको बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। जीएसटी असेसमेंट ये एक सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट के अंदर एक टॉपिक है ई-वे बिल, जो कि एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। इसके संबंध में मैं आपको समझाऊंगा। ई-वे बिल परिवहन बिल मतलब कि माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है। देखो ये इमेज में ये एरोप्लेन जा रहा है, इसमें माल जा रहा है, ट्रक में जा रहा है और ये लोडिंग में जा रहा है। इसके संबंध में हम विस्तार से समझेंगे आगे। आगे स्लाइड में हम समझाते हैं आपको। ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक परिवहन बिल जीएसटी के अंतर्गत, जीएसटी के अंदर जो कि आप इमेज में देख रहे होंगे, एक ट्रक है, ये माल लेके जा रहा है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जा रहा है। बाकी इस जो माल जो जा रहा है इसके साथ इसको ई-वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ई-वे बिल के बगैर ये माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है तो कर की चोरी होती है। इसके संबंध में हम विस्तार से समझेंगे। ये वो ट्रक है, जीएसटी, ई-वे बिल, है ना। इसके संबंध में ही पूरा हमारा टॉपिक है। आगे की स्लाइड में हम इसको विस्तार से समझाएंगे। आगे हम देखते हैं ई-वे बिल इलेक्ट्रॉनिक परिवहन बिल। सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स, इस पूरे टॉपिक्स से हमारे विद्यार्थी की क्या समझ में वृद्धि होती है ना। इसके संबंध में हम आपको अवगत कराएंगे। आगे देखते हैं ई-वे बिल का आशय, मीनिंग क्या होता है इसका, इसके संबंध में हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आइए देखते हैं इसके बाद ई-वे बिल जारी करने संबंधित क्या क्या रूल्स होते हैं, इसके संबंध में हम आपको बताएंगे। हम देखते हैं ई-वे बिल की प्रयोज्यता, उपयोगिता, आवश्यकता क्या होती है, किन परिस्थितियों में होता है, ये हम समझाएंगे। आगे हम देखते हैं ई-वे बिल के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, इसके संबंध में हम आपको अवगत कराएंगे। स्वमूल्यांकन सब पढ़ने के बाद, सब अर्जित करने के बाद हम हमारा खुद का स्वमूल्यांकन करेंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है, क्या क्या हमारे को याद है। लास्ट में हम इसको पूरे विवरण सहित आपको समझाएंगे। लर्निंग आउटकम्स, हमारे विद्यार्थी ई-वे बिल, इस चैप्टर से विद्यार्थी ई-वे बिल का आशय, परिचय को परिभाषित कर सकेंगे। हमारे विद्यार्थी ई-वे बिल जारी करने संबंधित क्या क्या रूल्स होते हैं उसके संबंध में अपनी समझ को विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी ई-वे बिल की उपयोगिता और आवश्यकता के संबंध में अपने आप में अवगत हो सकेंगे। आगे हम देखते हैं विद्यार्थी ई-वे बिल के संबंध में उपयोग आने वाले महत्वपूर्ण दस्तावेज, महत्वपूर्ण जो प्रारूप हैं जो उसके संबंध में अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। विद्यार्थी ई-वे बिल के प्रारूप ए और प्रारूप बी, प्रारूप भाग ए और भाग बी के संबंध में अपनी समझ विकसित कर सकेंगे। आगे हम देखते हैं ई-वे बिल का आशय, मीनिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ ई-वे बिल। सेक्शंस 138 के अंतर्गत इसका पूरा विवरण दे रखा है जीएसटी में। हम देखते हैं कि जीएसटी 2017 में हमारे लागू हुआ है। जीएसटी के पहले भी व्यवस्थाएं थी। जीएसटी के पहले जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्टेट से अपने स्टेट से दूसरे स्टेट पे जाता था, तब इसकी चेकिंग पॉइंट हुआ करते थे, पूरे बैरियर्स हुआ करते थे एमपी की पूरी बॉर्डरों पे। अदर स्टेट वाली बॉर्डरों पे उसमें बैरियर्स बने होते थे। वहाँ चेक होता था माल कि भाई माल फर्जी तो नहीं जा रहा। उसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स होता था 49, उसमें वो जो फार्म हुआ करता था, 49 पहले फार्म हुआ करता था उसके साथ। तो वो व्यवस्थाएं पूरी के पूरी समाप्त हो गई। जीएसटी लागू होने के बाद एक नई व्यवस्था की गई कि जो माल जब परिवहन होगा तो उसके संबंध में आपको ई-वे बिल जनरेट करना होगा। तो ई-वे बिल कब लागू हुआ? ई-वे बिल संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2018 से ई-वे बिल लागू हो गया। ये हमने बतलाया आपको जीएसटी वेट व्यवस्था के अंतर्गत जांच चौकी अंतर्राष्ट्रीय बैरियर्स समाप्त कर दिए गए। फार्म सी पहले हुआ करता था वेट में, है ना। फार्म 49 की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जब समाप्त कर दिया गया तो नई व्यवस्था के तौर पर जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहा है तो नई व्यवस्था के स्थान पर ई-वे बिल का प्रावधान लाया गया, जो कि
1 अप्रैल 2018 से हमारे हमारे यहाँ लागू हुआ। आगे हम देखते हैं मीनिंग ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल से क्या आशय है, ये हमने समझा दिया आपको, फिर भी हम इसको एक बार और समझाते हैं। ई वे बिल माल के संचालन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक बिल है। मतलब इलेक्ट्रॉनिक बिल क्या है कि भाई सिस्टम से जनरेट होता है, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है माल के परिवहन के लिए, जिसका सर्जन GSTIN कॉमन पोर्टल पर है। GSTIN एक कॉमन पोर्टल है, उससे ई वे बिल को सर्जित कर सकते हैं। ये क्या कौन सा दस्तावेज है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है ई वे बिल। ठीक है, हम देखते हैं जब एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा 50,000 रुपए से अधिक मूल्य का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है तो ई वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। मतलब 50,000 रुपये मूल्य का माल आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज रहे हैं तो उसके लिए आपको ई वे बिल जनरेट करना होगा। माल का बिना ई वे बिल के परिवहन नहीं किया जाएगा, जो पकड़ा जाएगा तो पेनल्टी लगेगी। हाँ, 50,000 रुपये से यदि कम है माल और पंजीकृत व्यक्ति ये बोलता है कि मैं तो मेरे माल एक स्थान से दूसरे स्थान भेज रहा हूँ और मैं तो ई वे बिल बनाऊंगा, मैं तो जनरेट करूंगा, तो वो उसकी इच्छा पे है कि उसको मैंडेटरी तो है नहीं, बाकी वो उसकी इच्छा है कि मैं ई वे बिल जारी करूंगा मेरे माल पे। तो ऐसी कंडीशन में 50,000 से कम का माल भी है तो उसकी इच्छा से जनरेट कर सकता है ना। बाकी 50,000 रुपये से ज्यादा का माल है तो उसको जनरेट करना पड़ेगा ई वे बिल। आगे हम और इसको विस्तार से समझेंगे। ई वे बिल जारी करने संबंधित क्या रूल्स होते हैं, ये हम आपको समझाएंगे। इसके रूल्स, ई वे बिल जारी करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन है, कौन व्यक्ति उत्तरदायी है जो ई वे बिल जनरेट कर सकता है ना। देखते हैं आगे। यदि कोई पंजीकृत व्यक्ति 50,000 रुपये से ज्यादा मूल्य का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर, है ना, माल का परिवहन के माध्यम से प्रेषित करता है तो ई वे बिल उसके लिए जरूरी होता है। आगे हम देखते हैं क्या कंडीशन और है। माल का परिवहन होने के पूर्व माल की पूर्ति के संबंध में जो व्यक्ति माल भेज रहा है, जो व्यक्ति माल दूसरे को भेज रहा है, वो व्यक्ति माल परिवहन होने के पूर्व पूर्व माल की पूर्ति के संबंध में माल जो गुड्स जा रहा है सप्लाई के संबंध में विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रस्तुत करता है कॉमन पोर्टल पर कि मैं ये माल अन्य व्यक्ति को प्रेषित कर रहा हूँ, है ना। प्रस्तुत करते हुए एक ई वे बिल जारी करेगा मतलब GST पोर्टल पर वो जारी करेगा कि ये माल का विवरण लिख दिया मैं, वो जारी करेगा। आगे हम देखेंगे इसमें यह बिल इलेक्ट्रॉनिकली फॉर्म GSTINS 1 में निर्गमित किया जाता है। इसका एक फार्म नंबर है, फार्म का संख्या नंबर है इसका, फार्म GSTIN 1 में ये निर्मित होता है। ये कहाँ से निर्मित होता है? इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है ना, कॉमन पोर्टल GST कॉमन पोर्टल पर ये जनरेट होता है। आगे हम देखते हैं और क्या हो सकता है भैया इसमें। ई वे बिल या GST ई वे बिल 1 दो भागों में विभाजित होता है। ई वे बिल का जो प्रारूप है उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, एक पार्ट ए और एक पार्ट बी। इसका पार्ट ए में उत्पादों की जानकारी होती है, जो माल हम भेज रहे हैं उससे संबंधित समस्त जानकारी इसमें हम भरते हैं। पार्ट बी में किस व्हीकल से, किस ट्रक से, है ना, किस प्रकार के व्हीकल से हम माल को भेज रहे हैं तो उसका नंबर क्या है, कौन से व्हीकल्स नंबर उसका क्या है, तो वो व्हीकल्स नंबर उसमें दर्ज होता है पार्ट बी में। इसको हम विस्तार से आगे हम समझाएंगे आपको, आगे हमने और विस्तार से इसको समझाएंगे। आगे हम देखें यूनिक ई वे बिल नंबर। जब कॉमन पोर्टल पर हम ई वे बिल जनरेट करते हैं तो हमारे एक 12 डिजिट का हमें क्या मिलता है? यूनिक ई वे बिल नंबर हमारे को मिलता है। वो नंबर किसको प्राप्त होता है? जो माल भेज रहा है उसको प्राप्त हो जाएगा कॉमन पोर्टल पर, वो देख सकता है। जो माल उस माल को प्राप्त कर रहा है वो भी कॉमन पोर्टल पर उसको प्राप्त हो जाएगा। वो जो माल जो जा रहा है, जिस परिवहन से, जिस व्हीकल से वो जा रहा है, उसका जो ट्रांसपोर्टर है वहां भी पोर्टल पर
यूनिक ई वे बिल नंबर देख सकता है। सामान्य पोर्टल पर ई वे बिल तैयार करने पर एक यूनिक ई वे बिल नंबर पूर्तिकर्ता, प्राप्तकर्ता, ट्रांसपोर्टरों को समान पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा। आगे हम देखते हैं इसमें ट्रांसपोर्टर द्वारा एक वाहन से दूसरे वाहन में माल का अंतरण करना। यदि माल किसी ट्रांसपोर्टर ने किसी ट्रक में माल ट्रांसफर कर दिया, मतलब कि माल उसमें लोड कर दिया, अब उसको ऐसा लगता है कि अरे यार अब ये तो ट्रक खराब हो गया 50 किलोमीटर 100 किलोमीटर पे, तो वह दूसरे व्हीकल्स में उस माल को ट्रांसफर करता है। जो ट्रांसफर करता है तो फिर क्या लाइबिलिटी बन जाती है ट्रांसपोर्टर की, कि वह उस व्हीकल के जो दूसरा व्हीकल्स है, जो दूसरा व्हीकल है, परिवहन जो ट्रक है उसका नंबर उसको ऐड करना पड़ता है कॉमन पोर्टल पर। आगे हम देखते हैं इसमें यदि ट्रांसपोर्टर मार्ग इस्तेमाल का अंतरण एक वाहन से दूसरे वाहन में करता है, तब ऐसे प्रेषण के लिए सर्जित ई वे बिल की क्रम संख्या को कॉमन पोर्टल पर प्रकट करेगा, है ना। आगे हम देखते हैं इसमें एक वाहन में विविध माल, भाई ट्रांसपोर्टर एक व्यक्ति का माल थोड़े ना ले जाता है, बहुत सारे व्यापारी हैं, बहुत सारे व्यापारी उसको माल देते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर वो उसको ट्रांसपोर्ट करता है ट्रांसपोर्टर, है ना। तो वो सभी प्रकार के माल उसके पास जब जमा हो जाता है तो सभी व्यापारियों के जो ई वे बिल जारी होते हैं तो उस ई वे बिल नंबरों को कलेक्ट करता है। फिर एक ट्रांसपोर्टर जीएसटी कॉमन पोर्टल पर पूरा एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाता है। कंसोलिडेटेड ई वे बिल बनाता है, उसमें 100 ई वे बिल है अंदर, क्योंकि उसके पास तो 100 वेराइटी का माल आता है वो भेजने के लिए। तो एक कंसोलिडेटेड ई वे बिल नंबर उसको जनरेट होता है। यदि एक वाहन में अनेक प्रेषण भेजे जाते हैं, तब परिवहन करता प्रत्येक प्रेषण के लिए कॉमन पोर्टल पर सर्जित ई वे बिल की क्रम संख्या को प्रकट करेगा। हमने देखा परिवहन एकीकृत ई वे बिल प्रारूप GSTIN 2 में माल के संचलन में कॉमन पोर्टल पर प्रस्तुत वह करेगा। ये हमने अब समझा दिया आपको। आगे हम देखते हैं इसमें पंजीकृत पूर्तिकर्ता को जानकारी उपलब्ध होना, है ना। पूर्तिकर्ता पूर्तिकर्ता जो माल भेज रहा है, ठीक है, जो माल भेज रहा है उसने ई वे बिल जारी करा उसने, और फिर उसने माल भेजा, तो जो जानकारी वो फिलअप करता है, जो फार्म में फिलअप करता है, वो जानकारी कॉमन पोर्टल पर फिक्स हो जाती है, वो कभी भी देख सकता है। यही चीज है पंजीकृत पूर्तिकर्ता सप्लायर को पूर्तिकर्ता को जानकारी उपलब्ध होती कॉमन पोर्टल पर। ई वे बिल के फार्म GSTIN 1 के पार्ट ए में दी गई जानकारी पंजीकृत पूर्तिकर्ता को कॉमन पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी, जिसे वह GSTR प्रस्तुत करते समय उपयोग करेगा। जैसे GST भाई ई वे बिल उसने जनरेट करा है तो उसका पूरा लेखा जोखा उसका पोर्टल पर रहेगा, उसके अलावा वो आप उसका रिटर्न सबमिट करेगा। आगे हम देखते हैं इसमें प्राप्तकर्ता द्वारा स्वीकृति, जब उसने माल भेजा है, आपूर्तिकर्ता ने माल, सप्लायर ने माल भेजा है रेसिपिएंट को, तो जो माल प्राप्त करेगा वो अपनी स्वीकृति देगा कि मेरे पास जो माल आ गया है, तो वो आ गया है तो उसका मिलान करेगा ई वे बिल से, कि ई वे बिल जब जारी किया गया था तो जो माल मेरे को भेजा जा रहा था तो उस संबंध में क्या क्या जानकारी माल भेजने वाले ने दर्ज की है, वह उसको मिलान करेगा। कौन करेगा? प्राप्तकर्ता, माल प्राप्त करने वाला। कॉमन पोर्टल पर पंजीकृत ई वे बिल का विवरण माल प्राप्तकर्ता को उपलब्ध कराया जाएगा। कॉमन पोर्टल तो उपलब्ध रहेगा कौन सा माल उसको भेजा गया है। ई वे बिल द्वारा प्रेषित माल की स्वीकृति और अस्वीकृति के बारे में निर्णय लेगा। फिर वो देखेगा कि हाँ, ये अपने जो माल भेजा गया है वह ई वे बिल के अनुसार सही है, तो वह अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति उसको दे देगा माल भेजने वाले को। आगे हम देखते हैं कि यदि वास्तव में उसने स्वीकृति देना भूल गया, वो माल लेके बैठ गया और उसने स्वीकृति नहीं दी माल के संबंध में, जो माल प्राप्त करने वाला है, तो ऑटोमेटिकली यदि स्वीकृति नहीं देता है तो 72 घंटे यदि बीत बीत जाते हैं तो वह स्वीकृति मानी जाती है। देखा ना, यदि प्राप्तकर्ता ई वे बिल सर्जन के 72 घंटे के अंदर अपनी स्वीकृति या अस्वीकृति संप्रेषित नहीं करता है तो यह माना जाएगा कि उसको उपलब्ध कराए गए माल संबंधी विवरण उसे स्वीकार है। यही हमने समझाया। आगे हम देखते हैं ई वे बिल
का निरस्तीकरण, कैंसिलेशन ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल को कैसे कैंसिल कर सकते हैं हम? यदि ई वे बिल के सृजन के पश्चात माल परिवहन नहीं किया गया, हमने ई वे बिल जारी कर दिया जो माल भेजना था, और फिर हमने उस माल को भेजा नहीं, या ई वे बिल में प्रदर्शित विवरण के अनुसार माल परिवहित नहीं करा, हमने नहीं भेजा, तो कॉमन पोर्टल पर जाकर इलेक्ट्रॉनिक निरस्त उसको किया जा सकता है। सनी एक बार अपन ने जारी कर दिया तो निरस्त नहीं कर सकते, हम निरस्त कर सकते हैं, यानी माल नहीं भेजा है हमने उसे। आगे हम देखते हैं इसमें, यदि आवश्यक हो तो ई वे बिल के सर्जन के 24 घंटे के अंदर निरस्त किया जा सकता है। यदि हमें ऐसा लगता है गलत तरीके से ई वे बिल जारी हो गया, तो 24 घंटे के अंतर्गत 24 घंटे के अंदर हम उसको निरस्त कर देंगे। आगे हम देखते हैं, यदि माल ई वे बिल का सत्यापन हो गया है, यदि माल ई वे बिल हमने बनाया गया है, माल परिवहित किया गया है, और वहाँ एक चेक पॉइंट पे जीएसटी ऑफिसर द्वारा उस माल को चेक कर लिया गया है, सत्यापित कर लिया गया है, उस ई वे बिल को सत्यापित कर लिया गया है ना? तो या उस दशा में, उस सत्यापन के बाद की दशा में उसको ई वे बिल को निरस्त नहीं किया जा सकता, निरस्त नहीं किया जा सकता। आगे हम देखेंगे, ई वे बिल की वैधता, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। ई वे बिल की कितनी वैधता रहती है, कितने टाइम तक वो मतलब कितने टाइम तक हम उसका यूज कर सकते हैं, तो उसकी वैलिडिटी रहती है। हमने देखा 200 किलोमीटर, 200 किलोमीटर तक एक दिन की वन डे वैधता रहती है उसकी, 200 किलोमीटर तक उसकी वन डे, 200 किलोमीटर तक ले जाया जा सकता है उस ई वे बिल पर माल, उसकी वैलिडिटी एक दिन होती है। 200 से 400 किलोमीटर तक यदि माल जाना है तो उसकी वैलिडिटी 2 दिन रहती है। 400 किलोमीटर से अधिक परंतु 600 किलोमीटर तक तो उसको 3 दिन वैलिडिटी रहती है। 600 किलोमीटर से 800 किलोमीटर तक 4 दिन की उसकी वैलिडिटी रहती है। 800 किलोमीटर से अधिक पर 5 दिन की। इसी प्रकार से 200-200 किलोमीटर एक दिन उसके बढ़ते जाते हैं तो एक दिन उसको मिलता जाता है, एक दिन उसको एक्स्ट्रा मिलता जाता है। आगे हम इसके संबंध में और समझेंगे। हाँ, ई वे बिल वैधता, वैलिडिटी ऑफ ई वे बिल। वैधता की अवधि की गणना उस समय से होगी जब ई वे बिल का सर्जन किया जाएगा। जिस टाइम को हमने सर्जन किया है, जिस टाइम पर जनरेट किया है ई वे बिल, उस समय उस समय काउंट किया जाएगा। और प्रत्येक दिन की गणना के लिए सर्जन के दिन को अगले दिन की मध्यरात्रि से की जाएगी। मतलब कि उसकी वैलिडिटी अपन कैसे करेंगे, 1 दिन है, 2 दिन है, तो वो कब माल भेजे, कब वो जनरेट करे। तो हमने बताया है एग्जाम्पल में टेबल के तौर पर कि ई वे बिल डेट हमारे 30/1/2025 है, ठीक है। हमने रात की 12:55 पर इसको जनरेट किया है। इसकी वैलिडिटी 1 दिन की जो वैलिडिटी है, वैलिडिटी तब तक वैध रहेगा 30/1/2025 और रात्रि 11:59 59 मिनट्स तक इसकी वैलिडिटी रहेगी, इसकी 1 दिन की वैलिडिटी रहेगी। आगे हम देखते हैं जी, ई वे बिल की वैधता को बढ़ाया भी जा सकता है ना? हो सकता है जिस व्हीकल से हमने माल भेजा है, जिस ट्रक से माल भेजा है वो खराब हो गया तो माल तो वहीं रहेगा और हमारी जो ई वे बिल की वैधता है वो खत्म हो जाएगी। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, ई वे बिल की वैधता को बढ़ाने के लिए बिल बनाने वाले को बिल समाप्ति के 8 घंटे पहले या 8 घंटे बाद वो ई वे बिल की वैधता को बढ़ा सकता है। कौन सी कंडीशन में, जब ट्रक खराब हो गया है, माल बीच में पड़ा है और हमारे ई वे बिल की वैधता खत्म हो रही है, तो 8 घंटे पहले, वैधता खत्म होने के 8 घंटे पहले और 8 घंटे बाद वह ई वे बिल की वैधता को बढ़ा सकता है, वैलिडिटी को बढ़ा सकता है। आगे हम देखते हैं वाहन एवं प्रपत्रों का सत्यापन। तो सीधी सी बात है कि जब माल जा रहा है तो ई वे बिल क्यों जारी किया जा रहा है, किसके डर से जारी किया जा रहा है? इसके डर से जारी किया जा रहा है कि यदि माल जा रहा है तो बीच में कोई चेक नहीं कर ले। यदि चेक कर लिया और ई वे बिल नहीं रहा तो उसको 200% पेनल्टी उसको देना पड़ती है, तो इस कारण ई वे बिल जारी होता है। तो भाई कौन चेक करता है? जब हमारे कमिश्नर रहते हैं, एमपी के जो कमिश्नर हैं और भी स्टेटों के जो कमिश्नर हैं, वो अपने प्रति जो अधिकारी हैं जैसे संबंधित, उनको पावर देते हैं कि वह ई वे बिल चेक करे, ई वे बिल
चेक करे कि भाई वास्तव में ये सही तरीके से माल का आवागमन हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो वो रिपोर्ट करता है, वो माल को चेक करता है। यदि किसी प्रकार से माल पे जो ई-वे बिल उसके लिए ज़रूरी था और ई-वे बिल नहीं है, तो उस पे पेनल्टी चार्ज होती है, उस पे केस बनता है, उसका ट्रक सीज़ होता है, माल सीज़ होता है, फिर उसके बाद पेनल्टी के बाद उस माल को छोड़ा जाता है। यही चीज़ हमने इस पूरी स्लाइड में आपको समझाया है। यदि माल का परिवहन अंतर्राज्यीय हो, है ना? यदि माल का परिवहन राज्य के अंदर हो, चाहे बाहर हो। आगे हम देखें कि यदि माल भई जो अधिकृत व्यक्ति था, कमिश्नर ने जिसको अधिकृत किया था, उस व्यक्ति ने यदि उस माल को पकड़ लिया है बिना ई-वे बिल के, तो वो अपनी एक रिपोर्ट बनाएगा, 24 घंटे में सूचित करेगा, 3 दिन में उसका पूरा केस बनाएगा और उसके बाद उस पे जो पेनल्टी होगी, जो शास्ति होगी, वो पेनल्टी लगेगी। फिर उसके बाद वो उसका ट्रक छुड़वाएगा, उसका माल छुड़वाएगा। इस प्रकार से ये कर प्रशासन की ओर से व्यवस्था रहती है, चेक इन पॉइंट रहते हैं। आगे हम चलें, ई-वे बिल की प्रयोज्यता पर चर्चा। ई-वे बिल की आवश्यकता पर चर्चा। तो हम देखते हैं ई-वे बिल के लिए भी क्यों ज़रूरी है था, वो तो हमने पढ़ा ही है। ई-वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो माल के अंतर्राज्यीय और राज्य के भीतर आवाजाही के लिए ज़रूरी होता है। हम आगे और देखते हैं इसमें ई-वे बिल की आवश्यकता कब-कब होती है, निम्नलिखित परिस्थितियाँ होती हैं इसकी। पहली परिस्थितियाँ कि प्रेषित माल का मूल्य, जो हमने पहले ही आपको समझाया कि यदि माल का मूल्य 50,000 रुपए से अधिक है, तो ई-वे बिल की आवश्यकता हमें पड़ती है। बाकी वो वैल्यू जो है उसकी, वो वैल्यू कौन-सी होगी? उस वैल्यू में उसका क्या होगा? सीजीएसटी या एसजीएसटी या आईजीएसटी या किसी प्रकार का कर उस वैल्यू में शामिल हो के 50,000 हो। जैसे माल की वैल्यू है 40,000 रुपए और ये टैक्स बन रहा है 11,000 रुपए, तो टोटल लगा कितने होगा? 51,000 रुपए। तो ई-वे बिल ज़रूरी होगा। कहने का मतलब है 50,000 की जो राशि आएगी वो कर समेत आएगी, मतलब टैक्स उसमें गुड्स के जो वैल्यू है उसमें ऐड करने के बाद ही हम मानेंगे 50,000 से ज़्यादा है या माल का मूल्य 50,000 से कम है। आगे हम देखते हैं प्रेषण का मूल्य, जो भेजा गया है, जो माल है, जो गुड्स है, 50,000 से कम होने पर भी ई-वे बिल का निर्गमन हो सकता है। कौन सी कंडीशन है अभी 50,000 से कम वाला? तो हो सकता है कि हम किसी प्रकार का उद्योग चलाते हैं, हम हमारे यहाँ वो चीज़ जो बनवाते हैं वो मतलब कि कॉस्टली बनती, मतलब ज़्यादा उसमें पैसा लगता है, ज़्यादा खर्च होता है, तो हम अदर स्टेट से जॉब वर्कर को वो काम करने के लिए उस गुड्स को हम वहाँ बेचते हैं अदर स्टेट में, काम कराने के लिए, उस गुड्स को कंप्लीट कराने के लिए, तब जीएसटी ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। देखा ना, प्रधान से जब जॉब वर्कर को माल का अंतरण अंतर्राज्यीय अंतरण होता है, तब हमें आवश्यकता पड़ती है, तो ई-वे बिल का सर्जन किया जाएगा। अगली कंडीशन क्या है? कौन सी कंडीशन? ये 50,000 से कम वाली। इसी प्रकार से पंजीयन से मुक्त व्यक्ति द्वारा हस्तशिल्प के माल का अंतर्राज्यीय अंतरण, पंजीयन से मुक्त है, पंजीयन से मुक्त व्यक्ति है और वो किसी प्रकार का हस्तशिल्प वाले माल का अंतरण अंतर्राज्यीय करता है, तो उसको ई-वे बिल ई-वे बिल सर्जन किया जाएगा। उसके लिए ई-वे बिल सर्जन करेगा। कब करेगा? 50,000 से कम की कंडीशन में। ये 2 कंडीशन हमने आपके सामने प्रस्तुत की है। ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रेषण मूल्य को ध्यान में नहीं रखा जाएगा कि कितना है उसका प्रेषण मूल्य। ठीक है? आगे की स्लाइड में हम देखते हैं माल की कीमत, वैल्यू ऑफ गुड्स। ये तो मैंने समझा है कि 50,000 से ज़्यादा मूल्य का माल यदि जाता है तो ई-वे बिल की आवश्यकता पड़ती है। तो हमने यहाँ समझाया है इसमें कि जब माल 50,000 से 50,000 रुपए से अधिक हो तो लगता है। पर कंडीशन ये है कि कुछ स्टेटों ने, जैसे कि कुछ राज्य हैं हमारे, कौन-कौन से? मध्य प्रदेश हमारा है, बिहार, महाराष्ट्र, इधर ये राजस्थान दे रखा है हमने, पंजाब, दिल्ली, तमिलनाडु, पश्चिमी बंगाल राज्यों के अंदर परिवहन के लिए 1 लाख की सीमा है ना? अब ये कैसे कि सर आप तो बतला रहे हो 50,000 की सीमा है, 1 लाख की, तो क्या है, हर स्टेट का अपना-अपना मद है। इनने क्या करा है, जैसे मध्य प्रदेश में 1 लाख की सीमा है कि भी 1 लाख का माल मध्य प्रदेश में भेज सकते हैं, है ना? इससे ज़्यादा 1 लाख से ज़्यादा का माल भेजते हैं तो ई-वे बिल की आवश्यकता होती है। यदि कम है तो नहीं होगी। बाकी इन स्टेटों के अंदर सप्लाई होती है माल की, तो ये इनने
इनकी लिमिट बना रखी है 1 लाख रुपए, जो स्टेटों का हमने नाम दिए हैं। बाकी वही नियम है जो हम पढ़ा रहे हैं कि 50,000 से ज़्यादा मूल्य है माल का तो ई वे बिल लगेगा। पर की आंतरिक तौर से यदि सप्लाई होती है मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश में, बिहार के बिहार में, महाराष्ट्र के महाराष्ट्र में, दिल्ली के दिल्ली में, तो इन राज्यों ने सबने 1 लाख की लिमिट ई वे बिल की कर रखी है कि 1 लाख रुपए तक माल बिना ई वे बिल से जा सकता है। 1 लाख रुपए से ज़्यादा है माल तो ई वे बिल की आवश्यकता होती है। आगे हम देखते हैं स्पेशल गुड्स, कुछ विशेष माल होते हैं। विशेष माल में हम देखते हैं कुछ अधिसूचित माल जैसे तंबाकू, पान मसाला, शराब, खाली कंटेनर, पेट्रोलियम उत्पाद के लिए ई वे बिल की आवश्यकता होती है, चाहे इनका मूल्य कुछ भी हो। ये अधिसूचित माल है, विशेष माल है, इनमें ई वे बिल का नियम लागू नहीं होता है। इनमें तो भैया आपको तो सीधी सी बात है कि यदि ये वाला माल सप्लाई कर रहा है, कितने रुपए का माल सप्लाई कर रहा है, आपको ई वे बिल जारी करना होगा। आगे हम देखते हैं अगली स्लाइड में रेल, वायुयान, जलयान द्वारा माल का परिवहन। अब बताओ, आप क्या रेल को चेक करोगे क्या? बीच में रोक के रेल से माल भेज रहे हो, ट्रेन से माल भेज रहे हो, तो कौन चेक करेगा? रुक जा, माल बतला कौन सा ले जा रहा है। वो भी कंडीशन है। हेलीकॉप्टर को कोई बीच में रोकेगा, कैसे चेक करेगा उसे कौन सा माल जा रहा है? जहाज को कैसे चेक करेगा कौन सा माल जा रहा है? तो इस कंडीशन में ई वे बिल तो जारी होगा, परंतु कब? जब यदि ट्रेन से यदि माल गया है तो माल जो प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, जो माल प्राप्त करने वाला व्यक्ति होगा, उसको ई वे बिल प्रस्तुत करना होगा उस माल पे। उसकी लायबिलिटी बनती है प्राप्त करने वाले की। इन विशिष्ट माल वाहकों द्वारा ई वे बिल को साथ में रखना अपेक्षित नहीं है, ये साथ में नहीं रखेंगे, है ना। परंतु माल की सुपुर्दगी देते समय ई वे बिल की मांग मांग माल के प्राप्तकर्ता से की जा सकती है। किसके द्वारा की जा सकती है? जो चेकिंग करने वाला अधिकृत अधिकारी है उसके द्वारा की जा सकती है। हम देखें यदि कोई व्यक्ति प्रथम दिन 25,000 रुपए का माल भेज दे, प्रेषित कर दे दूसरे व्यक्ति को, है ना, वह प्रेषित करता है 30,000 रुपए का, अन्य दिन माल करता है तो होगा 50,000 रुपए। पर ये तो भैया आज उसने 25,000 का भेजा, कल 30,000 का भेजा, तो ऐसी कंडीशन में ई वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी, है ना। अलग अलग भाग में भेज रहा है, अलग अलग दिन में भेज रहा है। भाई कंडीशन दूसरी भी बनती है हमारी, दूसरी बनती है कि यदि 50,000 रुपए मूल्य से अधिक का प्रेषण एक से अधिक वाहनों में भेजा जाता है तो ई वे बिल के प्रावधान लागू होते हैं। हम चालाकी करते हैं, ये हम एक व्यापारी हैं और एक ही तरह का माल हम क्या कर रहे हैं, 50,000 30,000 का इसमें भेज दिया, 25,000 का इसमें भेज दिया और आज ही भेज दिया, तो ऐसे में वो बचेगा नहीं, उसको ई वे बिल लगेगा। हाँ भैया आज भेजे और कल भेजे आधे माल तो ई वे बिल के दायरे में नहीं आएगा। अब हम देख लें आगे की स्लाइड में ई वे बिल के लिए आवश्यक जानकारी और भी देखते हैं हम। इसमें क्या है, माल की जानकारी यहाँ से गुड्स इंफॉर्मेशन होना चाहिए। ई वे बिल में जो शो होती है उसका गुड्स का नाम होना चाहिए, उसकी क्वांटिटी किस क्वांटिटी में भेजा जा रहा है, क्या उसकी वैल्यू है। आगे हम देखते हैं और क्या होना चाहिए ई वे बिल में, विक्रेता, सेलर एंड वायर इंफॉर्मेशन, है ना। विक्रेता और खरीदार की जानकारी उसमें होना चाहिए कि विक्रेता कौन है, क्या नाम का है विक्रेता, है ना, या खरीदार को इस नाम का है, उसका पता क्या है, उसका GSTIN टिन नंबर उसका क्या है, ये उसमें रिपोर्ट होता है। आगे रहते हैं परिवहन की जानकारी, किस परिवहन से, किस ट्रक से, किस व्हीकल से ये माल ट्रांसफर किया जा रहा है, उस व्हीकल का नंबर और ड्राइवर का नाम भी उसमें होता है। आगे हम देखते हैं इसमें ई वे बिल की आवश्यकता इन मामलों में नहीं होती। अब वो मामले जिसमें ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती, वो कंडीशन हम देखते हैं इसमें, जब माल का मूल्य 50,000 से कम हो। हाँ, 50,000 से ज़्यादा पे ई वे बिल की आवश्यकता होती है, ठीक है। उसके बाद हम देख लें आगे, जब माल का परिवहन गैर मोटर चलित वाहन से किया जा रहा है। यदि कोई माल आपने भेजा, बैलगाड़ी में ही भेज दिया साहब, तो वो उसका क्या कोई नंबर होता है बैलगाड़ी में? आपने भेज दिया, अभी हाथ फैले गाड़ी में ही भेज दिया लाखों का माल, तो उसका कोई नंबर होता है क्या? तो उसके लिए ई वे बिल की आवश्यकता नहीं होती, उसको नहीं रोकता कोई भी जांच अधिकारी। आगे हम देखते हैं, जब माल सीमा शुल्क पर्यवेक्षण के अंतर्गत या सीमा शुल्क की सील के अंतर्गत अंतर्गत परिवहित किया जा रहा है।
सीमा शुल्क के अंतर्गत वो माल चेक हो गया है, उनने अपनी सील लगा दी है, मतलब कि वो चेक हो गया है। इस कारण उस माल पर किसी प्रकार की ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम देखते हैं और कौन-सा पॉइंट है कि जब माल नेपाल या भूटान से या वहाँ तक ले जाया जा रहा है, नेपाल या भूटान से माल ले जाया जा रहा है या लाया जा रहा है, तो उसके लिए ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। तो नियम है इसमें। आगे हम देखते हैं और कौन सी कंडीशन है कि ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम देखते हैं जब सरकार या स्थानीय प्राधिकरण रेल द्वारा माल परिवहन के लिए प्रेषक के रूप में कार्य किया जाता है। भाई रेल जो चलती है भाई वो भी परिवहन का काम करती है ना? परिवहन का काम करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर माल जाता है, तो उस दशा में भी ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। वो तो मैंने आपको बतलाया है कि भाई रेल को थोड़ी रोक सकते हैं बीच में। जब वो माल प्राप्त होगा, प्राप्तकर्ता से ई-वे बिल की माँग कर ली जाएगी जाँच अधिकारी द्वारा। आगे हम देखें इसमें जब रक्षा मंत्रालय की इकाई से संबंधित कोई माल जा रहा है, परिवहित हो रहा है, तो उसके संबंध में ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। अगले उसमें हम देखते हैं कि जब माल 20 किलोमीटर के दायरे में टोल पुल से व्यापार स्थल तक ले जाया जा रहा है। क्या होता है कभी-सभी माल भाई ट्रक भरा जाता है, टोल कांटा बहुत दूरी पर रहता है, तो भाई टोल के बाद ही वो आगे माल जाता है। तो उसकी जो दूरी रहती है 20 किलोमीटर तक, वो माल ले जा सकता है टोल कांटे तक। परंतु उस माल ले जाएगा तो उस माल के साथ उसका बीजक होना चाहिए, उसका चालान होना चाहिए, तो ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। आगे की हम स्लाइड में देखते हैं इसमें। हाँ, जब माल को सीमा शुल्क विभाग द्वारा बंदरगाह, हवाई अड्डे, स्थलीय सीमा शुल्क स्टेशन से अंतर्देशीय कंटेनर डिपो या स्टेशनों पर स्थानांतरित किया जाता है। बाहर से बहुत सारा माल आता है ना? वो माल को वहाँ से बंदरगाह से या ये एयरपोर्ट से एकदम वो दूसरी जगह नहीं भेजते। पहले तो वो उनके डिपो तक बेचते हैं पूरा का माल और फिर वहाँ से माल को सप्लाई करते। तो डिपो तक जब माल भेजा जा रहा है, तो उस पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। हम देखें जहाँ कुछ अधिसूचनाएँ परिवहन की गई वस्तुओं को करों का भुगतान करने से छूट दी गई है। यदि शासन ने ऐसी वस्तुओं पर टैक्स से संबंध में छूट दे रखी है, ई-वे बिल बनाने की अनिवार्यता को खत्म कर रखा है, तो उन चीज़ों पर ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम देखते हैं प्रयुक्त घरेलू व्यक्तिगत वस्तुएँ ले जा रही है, किसी का ट्रांसफ़र हो गया ट्रक भर के उसका सामान जा रहा है एक जगह से दूसरी जगह, तो ई-वे बिल थोड़ी नहीं रहेगा। या कोई भी हमने कोई परचेज़ की कोई भी सामान खरीदा और हमारे घर में यूज़ करने लेके के जा रहे हैं और परिवहन हो रहा है, तो उसके संबंध में ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होगी। आगे हम देखते हैं आभूषण। आभूषण सोने या चांदी से बने हुए सामान हो, है ना? सोनारों के उपकरण या अन्य वस्तु या कोई पैसा लेके जा रहे हैं, मुद्रा लेके जा रहे हैं, तो इसके संबंध में ई-वे बिल हमारे पास रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। निर्भीक हम ई-वे बिल जारी नहीं कर सकते। मतलब कि नहीं करें, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद आगे हम देखें ये डाक सेवा द्वारा स्थानांतरित किया गया है। डाक सामान, डाक सेवा भी भई माल का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित करती है, तो ई-वे बिल की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूज़पेपर जा रहा है, नॉन जुडिशियल स्टाम्प जा रहा है, वही मुद्रा है, उसमें भी नहीं होगी। पूजा सामग्री, काजल, दिए, खादी, म्युनिसिपल वेस्ट, ये कुछ सूचियाँ हैं, इसके अंतर्गत ई-वे बिल मतलब कि जारी करने की आवश्यकता नहीं होती, बनाने की आवश्यकता नहीं होती। हम आगे देखें, खाली कंटेनर या एलपीजी पैकिंग के लिए खाली सिलेंडर जा रहा है किसी ट्रक में, तो उसके लिए भी आवश्यकता नहीं है ना? खाली कंटेनर जा रहा है, बहुत बड़े ट्रक हैं, उसमें छोटे-छोटे कंटेनर जा रहा है खाली, तो उसके लिए भी ई-वे बिल जारी करने की आवश्यकता नहीं होती। आगे हम देखते हैं ई-वे बिल के लिए दस्तावेज़, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स होते हैं? द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ई-वे बिल और समझते हैं माल की शिपमेंट के लिए माल यदि भेज रहे हैं हम तो उसके साथ चालान होना चाहिए, माल का बिल होना चाहिए, पूर्ति का बिल होना चाहिए, चालान होना चाहिए। हम आगे देखिए और क्या डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है। यदि सड़क परिवहन का कोई साधन शामिल है ना? सड़क परिवहन से उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं कोई सामान, तो वाहन संख्या होना चाहिए और ट्रांसपोर्टर आईडी होना चाहिए, है ना? चूँकि ड्राइवर का नाम भी होता है। आगे हम देखते हैं
और क्या आवश्यकता पड़ती है? ट्रांसपोर्टर आईडी। ट्रांसपोर्टर आईडी भी होती है जो ई वे बिल जारी करने के लिए उसे प्रदान की जाती है ना? परिवहन परिवहन दस्तावेज संख्या, तारीख, चाहे वो जहाज या रेल या हवाई मार्ग से हो, इसकी जानकारी ट्रांसपोर्टर आईडी और परिवहन दस्तावेजों की संख्या, तारीख उसमें दर्ज होती है। ये डॉक्यूमेंट्स होते हैं, ये आवश्यकता होती है इनकी। हम आगे देखते हैं, ई वे बिल दस्तावेजों में निम्नलिखित जानकारियां शामिल होना चाहिए। क्या क्या शामिल होना चाहिए हम पहले भी समझा चुके हैं। प्रेषक और प्राप्तकर्ता का विवरण, जो माल सप्लाई कर रहा है उसका, जो माल को रिसीव कर रहा है प्राप्तकर्ता, उसका विवरण होना चाहिए। ट्रांसपोर्टर के बारे में जानकारी होना चाहिए, कौन सा ट्रांसपोर्टर से माल भेजा जा रहा है, कौन से ट्रक से भेजा जा रहा है। आगे हम देखते हैं, इनवॉइस नंबर, डेट एंड वैल्यू ऑफ गुड्स, चालान संख्या, दिनांक, माल का मूल्य उसमें होना चाहिए। माल के लिए HSN कोड होना चाहिए। ये माल को अधिकृत किया गया है कि इस कैटेगरी में बहुत सारे माल होते हैं, वो कैटेगरी बना दी गई है, उस कैटेगरी का एक HSN कोड निर्धारित किया गया है। तो वो किस कैटेगरी, किस HSN कोड के संबंधित माल है, तो उस कोड को भी इसमें प्रस्तुत करना पड़ता है, देना पड़ता है, किसका कोड के अंतर्गत यह माल परिवहित हो रहा है। आगे देखते हैं, परिवहन दस्तावेजों की संख्या, है ना, माल रसीद, रेलवे रसीद, है ना, एयरवेज बिल, लालन संख्या, ये सब उसमें होती है। इसको और आगे विस्तृत और समझाएंगे हम। परिवहन के कारण, जैसे आपूर्तिकर्ता वापसी, या भी अपन कोई माल भेज रहे हैं किसी को, तो क्या आपूर्ति कर रहे हैं, हम सेल कर रहे हैं, या किसी प्रकार से हमने माल लिया है तो उसको हम रिटर्न कर रहे हैं, तो उसका कारण होना चाहिए कि माल किस उद्देश्य से जा रहा है, सप्लाई के उद्देश्य से जा रहा है या रिटर्न के उद्देश्य से जा रहा है। आगे हम देखते हैं इसमें, कंटेंट ऑफ ई वे बिल, ई वे बिल की सामग्री। ई वे बिल पोर्टल के जरिए ऑनलाइन ई वे EWB-1 जनरेट करना आवश्यक होता है, ये हमने आपको समझा दिया। फार्मर GST EWB-1 में 12 अंकों का हमें क्या मिलता है, इसमें ई वे बिल नंबर, ई वे बिल की वैधता अवधि, जनरेशन की तारीख के साथ साथ जनरेटर का नाम, मतलब कि जो व्यक्ति इसको इशू कर रहा है उसका नाम उसमें होना चाहिए। कितने नंबर का होता है ये? 12 नंबर का, 12 अंकों का इसका डिजिट होता है इसका। ये हमें प्राप्त होता है जब ई वे बिल जारी करते हैं। ई वे बिल का प्रारूप, अब हम इसको और विस्तृत तौर से अब प्रारूप के तौर पर हम समझेंगे इसको, फॉर्मेट इसका क्या है। आगे हम देखें, ई वे बिल या GST EWB-1 दो भागों में विभाजित है, दो पार्ट होते हैं इसके ई वे बिल के, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में माल से संबंधित और सभी व्यक्तियों से संबंधित पूरी जानकारी होती है, पार्ट ए में उत्पादक की जानकारी होती है, और जबकि पार्ट बी में जिस वाहन से माल सप्लाई किया जा रहा है उसका नंबर होता है। इसको हम चार्ट के तौर पर आगे हम समझेंगे। इसमें ये पार्ट ए और पार्ट बी क्या होता है, ई वे बिल का प्रारूप जो फॉर्मेट है, उसमें पार्ट ए है ई वे बिल के भाग ए में दी जाने वाली जानकारी, और ई वे बिल के भाग बी में दी जाने वाली जानकारी। ए में कौन कौन सी जानकारी जो हम बतला चुके हैं हम, है ना, प्राप्तकर्ता का GSTIN नंबर, 3 नंबर, है ना, डिलीवरी का स्थान, कहाँ से वो डिलीवर हो रहा है माल, जा रहा है, चालान संख्या, माल चालान या चालान संख्या, माल का जो भेजा के चालान या चालान की तिथि, कौन सी तिथि को वो जारी किया जा रहा है ना, माल का मूल्य उसमें होना चाहिए। इसमें HSN कोड होना चाहिए दर्ज, परिवहन का कारण, किस कारण से ये परिवहित किया जा रहा है, परिवहन की संख्या, नाम, है ना, उसके बाद दस्तावेजों की संख्या, दिनांक आदि। इस पार्ट ए में इतनी जानकारियां फिलअप की जाती हैं। आगे देखें, पार्ट बी में क्या स्थिति है, मैंने ये बोला बी वाली स्थिति में, तो ई वे बिल के भाग बी में दी जाने वाली जानकारियां वाहन की संख्या होती है, ट्रांसपोर्टर की आईडी होती है, अस्थायी वाहन पंजीकरण जैसे दस्तावेज होते हैं। मुख्य रूप से ट्रांसपोर्टर का नाम, ट्रांसपोर्टर की आईडी, और उसके बाद जिस व्हीकल से माल भेजा जा रहा है, जिस वाहन से माल भेजा जा रहा है उसका नंबर होता है, पार्ट बी में दर्ज होता है। ये हमने देखा। उपरोक्त के अलावा ई वे बिल बनाते समय कुछ जानकारियां स्वतः जनरेट हो जाती हैं, वो पहले से ही फिक्स रहती हैं सिस्टम में।
कौन कौन सी जानकारी, ई वे बिल नंबर तो वो खुद ही देता है जब हम जनरेट करते हैं। ई वे बिल की तिथि जिस दिन हम जारी करते हैं वो खुद ही ले लेता है सिस्टम। और ई वे बिल बनाने वाली पार्टी का नाम, वो जो बनाएगा उसके सिस्टम पे, उसके कॉमन पोर्टल पे, तो उसका नाम डायरेक्टली और रिफ्लेक्ट हो जाएगा। आगे देखो, ये ई वे बिल का पूरा की पूरा प्रारूप है। हमारा जो ई वे बिल है इसका सैंपल है। हमने ये ई वे बिल प्रिंट एक हमने शो किया है। इसमें ये ई वे बिल है। ई वे बिल, ई वे बिल क्या क्या है? ई वे बिल नंबर ये 12 डिजिट का है। ई वे बिल डेट, कौन से डेट को जारी की गई है, कौन से समय को जारी किया गया है ना। जनरेट वाई, किसके द्वारा जारी किया गया है, कौन व्यक्ति व्यापारी भेज रहा है, ठीक है। उसके बाद वैलिड, कब से वैलिड है, कौन सी डेट से है ये, और कौन सी डेट तक ये चलेगा। इसका ये पार्ट ए है जो हम समझा चुके हैं आपको। पार्ट बी है, पार्ट ए में देख लो, GSTIN सप्लायर का है, ठीक है। प्लेस ऑफ डिस्पैच, कहाँ से प्लेस ऑफ डिस्पैच किया गया है? तमिलनाडु से। GSTIN रिसिपिएंट जो माल प्राप्त कर रहा है उसका GSTIN नंबर चाहिए, है ना। प्लेस ऑफ डिलीवरी, कहाँ प्लेस होगा, कहाँ पहुंचेगा माल, वो होगा। डॉक्यूमेंट्स नंबर, किस डॉक्यूमेंट्स नंबर से भेजा जा रहा है इसे, डॉक्यूमेंट्स की डेट, और वैल्यू ऑफ गुड्स, गुड्स का क्या है। उसके बाद रीजन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, आउटवर्ड सप्लाई, किस उद्देश्य से भेजा जा रहा है, रिटर्न के उद्देश्य से भेजा जा रहा है कि सप्लाई के उद्देश्य से भेजा जा रहा है। और ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्टर है ना, वाहन लॉजिस्ट, इसके अंतर्गत भेजा जा रहा है। अब देखें पार्ट बी में, पार्ट बी में क्या है, ये रोड से भेजा जा रहा है, व्हीकल से नंबर दे दिया है ना, कहाँ से भेजा जा रहा है, तमिलनाडु से, है ना। इंटर डेट 8 तारीख इसमें लिखी है। और इंटर बाय किसके द्वारा, राम एंटरप्राइजेस द्वारा। राम एंटरप्राइजेस ये कौन है? ये माल भेजने वाला। आगे हम देखते हैं, प्रारूप समझने के बाद ई वे बिल कैसे जनरेट करें। ई वे बिल बनाने के लिए आपूर्तिकर्ता या ग्राहक के पास निम्नलिखित तरीके उपलब्ध हो सकते हैं। कौन कौन से तरीके से ई वे बिल जनरेट कर सकता है? GSTIN पर ई वे बिल तैयार कर सकता है, जो हमने समझा। SMS के माध्यम से ई वे बिल वो तैयार कर सकता है, ये भी हमने समझा, है ना। ये इनवॉइस के माध्यम से भी ई वे बिल जनरेट हो सकता है। आगे हम देखते हैं, इसमें ई वे बिल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित रूप से ई वे बिल तैयार कर सकता है। वो करना, भाई ई वे बिल सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्वचालित रूप से ई वे बिल तैयार करना, वो कैसे होता है? अभी GST ई वे बिल पोर्टल पर ई वे बिल बनाने की सुविधा देता है। वो पोर्टल पर कि आप ई वे बिल जारी कर सकते हैं, ई वे बिल बना सकते हैं। पोर्टल, GST पोर्टल। इस प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के लिए आपको ट्रांसपोर्टर के रूप में वो GST के तहत क्या होना चाहिए? पंजीकृत होना चाहिए। तो कौन पोर्टल आपको ये फैसिलिटी उपलब्ध कराएगा। आगे हम देखते हैं, एक बार ई वे बिल तैयार हो जाने पर ई वे बिल नंबर सभी पक्षकारों को प्रदान कर दिया जाता है ना। माल भेजने वाला, माल प्राप्त करने वाला और ट्रांसपोर्टर को। अब देखते हैं फार्म, GSTEWB1 फार्म ये तैयार होता है। फार्म किसे और कब भरना है ये हम बताएंगे आपको। देखो, पंजीकृत व्यक्ति, हाँ, किसे भरना है ये देखेंगे, कब भरेगा वो ये देखेंगे हम, और कौन सा भाग वो ई वे बिल का भरेगा। तो सबसे पहले तो पंजीकृत व्यक्ति जो माल भेज रहा है वो कब भरेगा? माल के हस्तांतरण के पहले, माल भेजने के पहले कौन सा भाग भरेगा इसका? पार्ट ए में संपूर्ण जानकारी वह भरेगा। दूसरा हम देखते हैं, पंजीकृत व्यक्ति अर्थात आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता, रिसिपिएंट या सप्लायर, दोनों कर सकते हैं। हो सकता है कि भाई इनके पास उनके खुद के वाहन हो, उससे वो माल भेजते हैं। देखो, परिवहन वाहन या तो स्वयं के हो सकते हैं या उसने किराए से वाहन ले रखे हैं। तो अब क्या करेगा? ये कब भरेगा? माल के हस्तांतरण से पहले। कौन सा पार्ट भरेगा? पार्ट बी, क्योंकि ये क्या है कि इसके पास खुद का वाहन है, किराए से ले रखा है, तो पार्ट बी भी अब यही भरेगा, है ना। कौन भर सकता है? रिसिपिएंट या सप्लाई करने वाला व्यक्ति। आगे हम देखते हैं, पंजीकृत व्यक्ति अर्थात आपूर्तिकर्ता या प्राप्तकर्ता जब माल ट्रांसपोर्टर को सौंप देता है, जब माल भेजने वाला ट्रांसपोर्टर को सौंप देता है, तो वो अब क्या करेगा? माल ट्रांसफर, मतलब बिफोर ट्रांसफर ऑफ गुड्स, माल भेजने के पहले वो भरेगा। कौन सा पार्ट भरेगा?
पार्ट बी, ट्रांसपोर्टर द्वारा पार्ट बी भरा जाएगा। माल का ट्रांसपोर्टर पूर्तिकर्ता की ओर से, यदि जिसने माल भेज रहा है किसी दूसरे व्यक्ति को, जल्दबाजी में वह वो ई वे बिल का पार्ट ए नहीं भर पाया है, तो वो ट्रांसपोर्टर को अपने अधिकार देकर बोलेगा कि पार्ट ए भी आप भर दो। तो ट्रांसपोर्टर क्या करेगा, आपूर्तिकर्ता की ओर से क्या करेगा, माल भेजने के पहले कौन सा भाग भरेगा, पार्ट ए, पार्ट ए वहां भरेगा। फिर क्या होता है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन, इफ द रिसिपिएंट इज गो जीएसटी रजिस्टर्ड। देखो क्या होता है कि यदि कोई व्यक्ति प्राप्त करता तो जीएसटी में पंजीकृत है, बाकी माल भेजने वाला अपंजीकृत है, अनरजिस्टर्ड है, तो उस दशा में क्या होगा, उस दशा में कब भरा जाएगा, यदि यदि परिवहन हवाई हवाई समुद्र या रेल द्वारा भेजा जा रहा है, ऐसी कंडीशन में कब भरेगा, ऐसी कंडीशन में कौन सा पार्ट भरेगा, कौन सा पार्ट भरेगा, वो पार्ट ए, पार्ट ए रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड व्यक्ति भरेगा। अब बोलोगे अनरजिस्टर्ड व्यक्ति कैसे कर सकता है, तो हम आगे देखते हैं कैसे कर सकता है वो। हाँ, अपंजीकृत व्यक्ति भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है, ठीक है। कैसे, इसके लिए उसे ई वे बिल सिस्टम में नामांकन करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा जीएसटी पोर्टल पे, ठीक है। नामांकन के बाद उसे एक ट्रांसपोर्टर आईडी मिलेगी, उस माल को भेजने के लिए एक आईडी मिलेगी। इस आईडी का इस्तेमाल करके वह अपने ग्राहक के लिए ई वे बिल जनरेट कर सकता है। इससे ये भी सिद्ध हो गया कि अपंजीकृत व्यक्ति भी ई वे बिल जनरेट कर सकता है। क्यों, सिस्टम पे वो नामांकन दर्ज करके और आईडी प्राप्त करके। आगे हम देखते हैं इसमें, आगे हम देखते हैं ट्रांसपोर्टर द्वारा ई वे बिल जारी करना। ये क्या कंडीशन है, ट्रांसपोर्टर को उन मामलों में ई वे बिल बनाना होगा यदि आपूर्तिकर्ता ने बिल नहीं बनाया। मैंने अभी पहले भी समझाया था कि यदि माल भेजने वाले ने भूल से यदि वो ई वे बिल नहीं बनाया है, तो ट्रांसपोर्टर को अपने अधिकार देकर वो पार्ट ए, ई वे बिल का पार्ट ए फिलअप करवा लेता है। तो उस दशा में ई वे बिल कौन जनरेट करेगा, ट्रांसपोर्टर। किसकी आज्ञा से, जो माल भेजने वाले की आज्ञा से। आगे हम देखते हैं निष्कर्ष के तौर पे क्या है भाई ई वे बिल। हमने पहले ही बतलाया, ई वे बिल माल के संचालन के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जिसका सर्जन जीएसटी आईएन पोर्टल पर किया जाता है। और काय के लिए आवश्यकता पड़ती है, जब एक पंजीकृत व्यक्ति द्वारा 50,000 से अधिक मूल्य का माल एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रेषित किया जाता है, या राज्य के बाहर या राज्य के अंदर, तो ई वे बिल की आवश्यकता होती है। माल का बिना ई वे बिल के परिवहन नहीं किया जा सकता। आगे हम देखते हैं, अतः हम यह कह सकते हैं कि ई वे बिल एक इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज है जो एक राज्य के अंदर या राज्य के बाहर बाहर या राज्य के भीतर माल की आवाजाही के लिए बनाया जाता है। इसके उपयोग से कर की चोरी रुकती है, कर की चोरी पर लगाम लगता है, तो शासन को रिवेन्यू मिलता है। और हाँ, वास्तव में शासन को रिवेन्यू इस ई वे बिल के जरिए बहुत रिवेन्यू सरकार को प्राप्त होता है। निष्कर्ष के तौर पे हमारा ये निकलता है, हम अपना स्व मूल्यांकन करेंगे। अब जो भी जितना भी हमने पढ़ा है उसको हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के तौर पर आपको समझाने का प्रयास करेंगे एक बार और। जनरेट आप ई वे बिल, ई वे बिल जारी करता है, कौन करता है, हमने सब समझ लिया है ना। कौन, सप्लायर, पूर्तिकर्ता हाँ कर सकता है, ठीक है। ट्रांसपोर्टर, पूर्तिकर्ता की आज्ञा से, सप्लायर की आज्ञा से ट्रांसपोर्टर भी कर सकता है। ट्रांसपोर्टर प्राप्तकर्ता, फिर उसके बाद ट्रांसपोर्टर कर सकता है प्राप्तकर्ता। रिसिपिएंट, रिसिपिएंट भी इसको प्राप्त कर सकता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि भाई पूर्तिकर्ता, ट्रांसपोर्टर और प्राप्तकर्ता कोई भी वे बिल जारी कर सकता है। आगे हम देखें, उपरोक्त सभी इसके सभी लोग ई वे बिल जारी कर सकते हैं। आगे हम देखते हैं इसमें ई वे बिल जारी करना अनिवार्य है यदि प्रेषण का मूल्य कितना होना चाहिए। तो बार बार हम तो बोल तो रहे हैं 50,000 रुपये से ज़्यादा मूल्य होगा तो ई वे बिल जारी करेगा। तो सीधी सी बात है, हमारा क्या आंसर होना चाहिए इसमें, 50,000 रुपये इसका आंसर होना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसमें, जब माल का प्रचलन अपंजीकृत व्यक्ति द्वारा किया जाता है तो ई वे बिल का सर्जन किया जाएगा।
अपंजीकृत व्यक्ति अनरजिस्टर्ड पर्सन, जो अभी मैंने समझाया कि वो ई वे बिल जारी कर सकता है कि नहीं कर सकता है ना, हमने समझाया आपको, है ना। स्वयं अपंजीकृत व्यक्ति भी ई वे बिल जारी कर सकता है, ठीक है, ये हमने समझाया आपको। परिवहन कर्ता ट्रांसपोर्टर भी ई वे बिल जारी कर सकता है, ठीक है। इनमें से किसी के भी द्वारा, मतलब कि या तो ये या ये, कोई भी कर सकता है, और इसमें इनमें से कोई नहीं। हमारा आंसर क्या होगा, ये दोनों ई वे बिल जारी कर सकते हैं, अनरजिस्टर्ड व्यक्ति और ये ट्रांसपोर्टर। इसका आंसर होगा दोनों, इनमें से किसी के भी द्वारा। आगे हम देखते हैं, इसमें ई वे बिल का सर्जन किया जाता है ना। ई वे बिल का, हाँ, ई वे बिल का सर्जन किया जाता है माल के प्रचलन की इलेक्ट्रॉनिक वैधता, हाँ, इलेक्ट्रॉनिक वैधता होती है उसमें। ऐसा प्रचलन का संबंध पूर्ति से होता है, हम माल सप्लाई करते हैं, किसी को भेजते हैं, पूर्ति से होता है, ठीक है। जब माल का मूल्य 50,000 से अधिक है, हाँ, 50,000 से अधिक का मूल्य है, तो हम ई वे बिल जारी करते हैं। इनमें से सभी, तो इसका आंसर क्या हो सकता है, इनमें से सभी, ठीक है। आगे हम देखते हैं, इसमें वाहन का इंचार्ज अपने साथ रखेगा। यदि वो वाहन का इंचार्ज कौन होता है, ड्राइवर। ड्राइवर जब माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है, तो उसे अपने साथ क्या क्या रखना चाहिए, ये पूछ रहा है। वो क्या क्या रखेगा, बीजक, पूर्ति बिल अथवा सुपुर्दी का चालान, जो भी स्थिति हो, बीजक रखेगा, हाँ, रखना चाहिए, चालान बीजक, ठीक है। ई वे बिल की प्रति, ई वे बिल की प्रति रखना पड़ेगी, नहीं तो माल पकड़ा जाएगा, पेनल्टी लगेगी, ठीक है। उसके बाद उपरोक्त दोनों, उपरोक्त दोनों, तो उपरोक्त दोनों, हाँ, दोनों चीज है, और इसमें क्या रखा है, इसमें से कोई भी नहीं। इसमें क्या क्या होगा, उपरोक्त दोनों, इसका आंसर होगा कि दोनों। इसको ई वे बिल भी रखना पड़ेगा ड्राइवर को, और माल के संबंध में बीजक चालान भी इसको रखना होगा। हाँ, लास्ट में हम आपको बतलाना चाहेंगे, संदर्भ सूची दे रखी है हमने, सभी राइटरों के नाम दे रखे हैं इसमें। आप इनसे संबंधित कोई भी बुक परचेस कर सकते हैं, या किसी प्रकार से देख सकते हैं, अवेलेबल करवा सकते हैं। और भी विस्तृत जानकारी के लिए आप इन बुकों में से कोई सी भी परचेस कर सकते हैं, और अच्छे से अपने टॉपिक को और विस्तार से समझ सकते हैं, क्योंकि हमने विस्तार से समझाया है, सभी चीज़ों को हमने इसमें सभी चीज़ों को मिलाकर हमने आपको प्रेजेंट किया गया है। पर फिर भी आपको और भी पढ़ना है, तो आप इन बुकों में से कोई सी भी बुक आप परचेस कर सकते हैं, और अच्छे से और भी उसका रिवीजन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपने हमारे हमारे द्वारा समझाए गए पूरे ई वे बिल के पूरे चैप्टर से संबंधित सभी जानकारियाँ आपने बहुत मन से सुनी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इसी के साथ मैं जाना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच।